हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कंटिन्यू पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैम के सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर इंडिया कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये चैप्टर थर्ड का वन शॉट होने वाला है। एक ही वीडियो में आप लोगों का चैप्टर नंबर थर्ड बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो में बने रहना है और इस वीडियो को देखने के बाद चैप्टर थर्ड के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कुछ बेसिक चीजें हमें पढ़नी है चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। इसकी एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे लिख रखी है, इनको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पर आएंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले हमने जानना है कि इक्वेशन क्या होती है, समीकरण क्या होती है। तो समीकरण को ध्यान से समझना, इक्वेशन को ध्यान से समझना। क्या होता है, सिंपल वे में अगर हम डिफाइन करें इक्वेशन को, तो कोई भी ऐसा मैथमेटिकल रिलेशन जिसमें इक्वल यानी बराबर का चिन्ह आ जाए, कोई भी ऐसा गणितीय संबंध जिसमें बराबर इक्वल का चिन्ह आ जाए, कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन जिसमें इक्वल का साइन आ जाए। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये रिलेशन, ये पूरा क्या है, एक मैथमेटिकल रिलेशन है, गणितीय संबंध है। इसमें इक्वल बराबर का चिन्ह आ गया ये वाला, तो ये पूरा क्या बन गया हमारे पास, इक्वेशन। इसको हम कह देंगे इक्वेशन या समीकरण। क्लियर है आपको। आगे देखो, सेकंड है अपने पास डिग्री ऑफ इक्वेशन, समीकरण की घात। समीकरण की घात क्या होती है, डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होती है, तो समझना ध्यान से। किसी इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को हम उस समीकरण, उस इक्वेशन की डिग्री कहते हैं। क्या मतलब है, जैसे यहां पर हमारे पास एक इक्वेशन है, वेरिएबल क्या होता है, जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं उनको वेरिएबल कहेंगे यहाँ पे, और जो कांस्टेंट होते हैं, जो मैथ के नंबर होते हैं, उनको कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल मतलब चर, कांस्टेंट मतलब अचर। अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उनको चर यानी वेरिएबल कहेंगे अपन, और जो मैथ्स के नंबर होते हैं उनको कांस्टेंट यानी कि अचर कहेंगे। आइए, हम बात कर रहे थे डिग्री ऑफ इक्वेशन, समीकरण की घात की। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को हम डिग्री ऑफ इक्वेशन कहते हैं। वेरिएबल एक ही जगह है यहाँ पे, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। तो इस पूरे इक्वेशन की डिग्री कितनी हो गई भाई, 1। इस पूरे इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी, 1। 1 डिग्री वाले इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। यहां आ जाएगा ये टाइप्स ऑफ इक्वेशंस में, अभी बता दे रहा हूं मैं। भाई, एक डिग्री जिसकी है, जिस इक्वेशन की डिग्री 1 है, उसे हम कह देते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या कहेंगे इसको, इसको हम कह देंगे, ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। ये क्या हो गया भाई, रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। क्लियर है। आगे देखो, हमारे पास कोई इक्वेशन आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। हम बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ इक्वेशन, समीकरण की घात की। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को हम उस इक्वेशन की डिग्री कहते हैं। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है भाई, 2। तो इस पूरे इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी, 2। और जिस इक्वेशन की डिग्री 2 होती है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ये हमारे पास हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। क्लियर है आपको। आगे देखो, जिस इक्वेशन की डिग्री मैक्सिमम 3 हो जाए उसको अपन क्या कह देते हैं भाई, उसको हम, इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। तो इसे हम कह देते हैं 3 डिग्री का इक्वेशन, और 3 डिग्री वाले को हम कहते हैं क्यूबिक। क्या कहेंगे, क्यूबिक इक्वेशन, त्रिघात समीकरण। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, त्रिघात समीकरण। आगे देखो भी, यहां तक क्लियर है आपको। अब गलती बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि उनको बताया नहीं जाता। मैंने एग्जाम में, स्कूल में एग्जाम में टेस्ट लिया था जिसमें बच्चों ने बहुत ज्यादा गलती करी है। क्यों करी है, क्योंकि स्कूल में या कहीं पर मैक्सिमम बच्चों को बताया नहीं जाता कि इस टाइप से भी सिचुएशन बन सकती है हमारे पास। मैं आपको बता रहा हूं, देखो, आप खुद कमेंट में आंसर बताना कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने इक्वेशन दिया आप लोगों को, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस में 3 इज इक्वल टू 0, एक्स क्यूब माइनस
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मैंने दो इक्वेशन आप लोगों के सामने लिखी और मैं अब इसकी डिग्री जानना चाह रहा हूं आप लोगों से कि इसकी डिग्री बताओ, इसकी घात बताओ कितनी है। अब बच्चे देखते हैं मैक्सिमम पावर 2 है तो भाई साहब इसकी डिग्री होगी 2, और इसमें देखते हैं मैक्सिमम पावर 3 है तो इसकी डिग्री होगी 3। आप लोग भी यही सोच रहे थे कि डिग्री बताने में कौन सी बड़ी चीज है, मैक्सिमम पावर को ही तो डिग्री कह रहे हैं सर। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो गई और इसकी डिग्री 3 हो गई। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि अगर एक ही टर्म है और उसके अंदर अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स हैं, एक ही टर्म है अगर उसके अंदर अलग अलग टाइप के वेरिएबल हैं, या फिर एक ही टाइप के भी वेरिएबल हो सकते हैं मल्टीप्लाई में, ध्यान रखना मल्टीप्लाई में ऐसे भी हो सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डॉट एक्स क्यूब प्लस में 4 लगा दो इज इक्वल टू 0। जब एक ही टर्म में वेरिएबल लिखे हुए हो एक से ज्यादा तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। तो इस पूरे इक्वेशन की जो डिग्री हुई वो कितनी होगी 3। तो 3 घात का इक्वेशन हो गया, 3 डिग्री का इक्वेशन हो गया। यहां देखो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितनी डिग्री होगी भी इसकी 4। यहां पर अगर हम देखें तो 3 इसकी पावर 1 इसकी पावर ऐड हो जाएगी तो कितनी होगी 4 डिग्री। क्लियर है? तो इस टाइप से भी अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक ही टर्म में अगर वेरिएबल लिखे हुए हैं अलग अलग ब्रेक करके, या अलग अलग ब्रेक करके तो कब लिखेगा जब एक ही टाइप का वेरिएबल होगा। ठीक है, यहां तो अलग अलग टाइप के वेरिएबल है तो वो चाहकर भी ऐड नहीं कर सकता उसको, लेकिन अपने को जब डिग्री बतानी है तो हम उनकी पावर्स को ऐड करके बताएंगे। क्लियर है? अब देखो भाई आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशंस की। बात कर ली हमने, जिसकी डिग्री 1 है लीनियर रेखिक समीकरण, जिसकी डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण, जिसकी डिग्री 3 है उसको क्यूबिक इक्वेशन त्रिघात समीकरण कहेंगे अपन। क्लियर है? आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण होते क्या भी। रेखिक समीकरण हमने समझ लिया कि जिसकी घात 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो, उसको रेखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन कहते हैं अपन। लेकिन यहां पर बात हो रही है 2 वेरिएबल की। कितने वेरिएबल की बात हो रही है? 2, दो चर की बात हो रही है। तो अगर एक ही टाइप का वेरिएबल अगर आप लोगों के पास दो जगह लिखा हुआ है तो फिर वो एक ही टाइप का वेरिएबल माना जाता है, मतलब एक ही वेरिएबल में इक्वेशन माना जाता है। इसको अपन दो वेरिएबल में इक्वेशन नहीं कह सकते, दो चरों में इक्वेशन नहीं कह सकते इसको। क्यों? क्योंकि एक ही टाइप का वेरिएबल है। दो वेरिएबल में इक्वेशन, दो चरों में समीकरण तब कहते हैं अपन जब अलग अलग टाइप के क्या आ जाए हमारे पास वेरिएबल। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसमें दो अलग अलग टाइप के वेरिएबल आ गए तो अब हम इसको कह देंगे कि ये जो इक्वेशन है ये कितने वेरिएबल में है हमारे पास? 2 वेरिएबल में है, दो चर वाला समीकरण है। क्लियर है? हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले समीकरण भी कौन से? रेखिक समीकरण जिसकी घात 1 हो, लीनियर इक्वेशन। 2 वेरिएबल भी हम कौन से पढ़ने वाले? लीनियर वाले। ठीक है, तो जैसे अपन पढ़ेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 टाइप का इक्वेशन, कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट। 2x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, पावर 1 है, डिग्री 1 है, तो हम उनको कह देंगे, क्या कहेंगे? 2 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन। अब इनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? अभी बात तो अपन स्टैंडर्ड फॉर्म की कर रहे हैं ना, हम व्यापक रूप की कर रहे हैं। व्यापक रूप होता क्या है भी इनका? तो स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। a और b 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर a और b 0 हुआ तो ये पूरे दोनों टर्म, ये भी 0 और ये भी 0, ये दोनों टर्म जब 0 हो गए तो भाई कोई वेरिएबल ही नहीं रहा, और जब कोई वेरिएबल ही नहीं बचेगा तो फिर वो वेरिएबल वाला इक्वेशन तो बचा ही नहीं, फिर तो वो नॉर्मल हो जाएगा। जैसे c इज इक्वल टू 0 का मतलब c की जगह कोई कांस्टेंट है, सपोज दैट यहाँ पे 4 है, 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। जैसे ये
एक्स और वाई अगर जीरो हो जाता है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जीरो हो जाता है, ए और बी के जीरो होने से, तो क्या बचेगा हमारे पास, -4 इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो वेरिएबल में इक्वेशन ही नहीं आया, लीनियर इक्वेशन रहा क्या ये, नहीं। क्लियर है? तो इसीलिए ए और बी जीरो नहीं हो सकता। आगे हम बात करते हैं भाई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, पेयर क्या होते हैं। पेयर का मतलब होता है कि दो चीजों को एक साथ रख दे हम तो पेयर बना देती है, उसको पेयर कह देते हैं अपन। युग्म क्या होता है, बात वही है, दो चीजों को हम एक साथ रख दें तो उसको पेयर या फिर युग्म कहते हैं। जैसे हम दो समीकरण को एक साथ पढ़ेंगे, यहाँ पे दो इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करना सीखेंगे, इसीलिए चैप्टर का नाम क्या हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस को पढ़ने वाले हैं, वो भी कितने वेरिएबल वाले, टू वेरिएबल वाले। टू वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशंस के पेयर को हम सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब दो इक्वेशन लीनियर टू वेरिएबल वाले दे दे हमें, तो फिर हम उनको सॉल्व किस तरीके से करेंगे वो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं भी। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिस बच्चे को कुछ भी इसमें से नोट करना है वो नोट कर सकता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को, समझ में आया कि नहीं आया, बताएं मुझे। इतना समझ में आया क्या? जिस भी बच्चे ने ध्यान से समझा है उसको ये सारी बेसिक चीजें समझ में आ गई होगी भी। अब हम एक्सरसाइज 3.1 पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक टेबल आप लोगों को बनवाऊंगा, वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में, तो हमें ये टेबल याद होनी चाहिए भाई। मैं इस फॉर्म में बनवाऊंगा ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। अभी अभी हमने क्या सीखा कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, टू वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, हमने सीखा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये होता है। हम पेयर पढ़ेंगे, यहाँ पे पेयर मतलब दो इक्वेशंस को एक साथ पढ़ेंगे। जैसे कोई भी अपने पास दो इक्वेशन है, 2x माइनस 3y इज प्लस में 4 इज इक्वल टू जीरो, -2x माइनस 7y माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, कोई भी दो इक्वेशन होगी, इन दोनों इक्वेशन को एक साथ ले लेंगे तो इसको बोलेंगे अपन पेयर, युग्म बोलेंगे इसको। अब इस पेयर को हम कैसे सोल्व करते हैं वही हम पढ़ने वाले हैं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देखा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जब हम दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लें तो कैसे होगा वो, इसके बदलता कौन है, x और y तो नॉर्मल है, दोनों में सेम है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y। बदलता कौन है, इनके कोफिशिएंट यानी कि इनके गुणांक बदलते हैं। x का कोफिशिएंट गुणांक 2 है, y का कोफिशिएंट गुणांक -3 है, और कांस्टेंट टर्म कितना है 4। यहाँ x का कोफिशिएंट गुणांक कितना है -2, यहाँ y का कोफिशिएंट गुणांक कितना है -7, और कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर पद कितना है -4। तो यही तो बदल रहे हैं दोनों में, बाकी तो सब x और y वेरिएबल तो सेम ही है। तो यहाँ पे जब अपन इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे भी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, और एक और हम इक्वेशन लिखें तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। दो इक्वेशन को एक साथ उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखा जाता है तो इस फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो वही हम लेने वाले हैं, यहाँ पे देखो भी दो इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं एक साथ, ax प्लस b1 a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन का एक पेयर है। तो कितने टाइप का होता है अभी, जब हमारे को देखो क्वेश्चन बनेगा बोर्ड एग्जाम में, आप लोगों को दो इक्वेशन दे देगा और पूछेगा किस पेयर का टाइप बताओ, किस टाइप का है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, संगत है या असंगत है। तो हमारे पास जो भी इक्वेशंस होती हैं उनका पेयर जो होता है वो दो टाइप का होता है। अभी कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। एक तो होता है हमारे पास कंसिस्टेंट, यानी कि संगत, और एक होता है हमारे पास इनकंसिस्टेंट, यानी कि असंगत, इनकंसिस्टेंट, असंगत। क्लियर है?
जो भी हमारे पास इक्वेशंस का पेयर होता है वो दो टाइप का होता है। क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। दो टाइप का होता है, एक तो कंसिस्टेंट संगत और एक होता है इनकंसिस्टेंट इन असंगत। क्लियर है? अब कंसिस्टेंट कब होता है और इनकंसिस्टेंट कब होता है उसके बारे में बात करते हैं। कंसिस्टेंट आपका दो सिचुएशन में होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब तीनों जो कोफिशिएंट है उनके रेशियो निकालेंगे, a1 अपॉन a2 निकालेंगे, b1 अपॉन b2 निकालेंगे, c1 अपॉन c2 निकालेंगे, चेक करेंगे। अगर तीनों इक्वल नहीं आए तो कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है? और अगर तीनों इक्वल आ जाएं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल आ जाएं तब भी क्या होगा, वो कंसिस्टेंट यानी संगत ही होगा। सर क्या बोल रहे हो, तीनों इक्वल नहीं है तब भी कंसिस्टेंट, तीनों इक्वल हैं तब भी कंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंट कब होगा, फिर असंगत कब होगा? तो देखना इधर बच्चों, असंगत इनकंसिस्टेंट कब होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। स्टार्टिंग के दो इक्वल हो जाए और लास्ट वाले इक्वल नहीं हो, उस केस में हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इन टू वेरिएबल वो क्या होंगे भाई, असंगत हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे जब स्टार्टिंग के दो इक्वल हो जाएं और लास्ट वाले इक्वल नहीं हो। क्या मतलब है, जैसे 1/2 आ गया, इस तरफ भी 1/2 आ गया, बट इस तरफ -1/2 आ गया, तो ये इक्वल नहीं है। ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं है, इनकंसिस्टेंट वाला केस बन गया। क्लियर है आप लोगों को? अब समझो आगे क्या होता है भी, देखना अभी जो चीजें मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझना भी। देखना, हमारे पास कोई भी इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, रेखिक समीकरण है दो चरों वाला, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में तो उसका एक ग्राफ बनता है, वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है। इसका ग्राफ क्या आएगा भाई, स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा में आएगा, बिल्कुल सीधी रेखा में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मतलब इस तरीके से कोई सीधी लाइन आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, एक इक्वेशन से एक स्ट्रेट लाइन आएगी तो दूसरे से भी दूसरी स्ट्रेट लाइन आएगी। दो इक्वेशंस को एक साथ पढ़ रहे हैं ना अपन, एक इक्वेशन को जब अपन सॉल्व करते हैं तो उससे एक स्ट्रेट लाइन, दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उससे भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी हमारे पास। तो जब हमें ये पता है कि एक इक्वेशन को सॉल्व करने से एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करने से दूसरी स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो टोटल एक स्ट्रेट लाइन हो गई कितनी हमारे पास, दो। टू स्ट्रेट लाइन हो गई। अब टू स्ट्रेट लाइन, दो सरल रेखा हमारे पास हो तो फिर वो किस तरीके से हो सकती है समझना। दो स्ट्रेट लाइन हो सकता है वो पैरेलल हो जाए, दो स्ट्रेट लाइन हो सकता है वो इंटरसेक्ट कर जाएं, काट जाएं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर जाएं। दो स्ट्रेट लाइन हो सकता है कि कोइंसिडेंट हो जाएं, एक लाइन पर दूसरी लाइन आ जाए, मतलब संपाती हो जाए। तीन केस बन सकते हैं, और इसके अलावा कोई केस बन सकता है क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है। दो स्ट्रेट लाइन के तीन ही केस बन सकते हैं, या तो वो पैरेलल हो, या वो इंटरसेक्ट कर जाए, या वो कोइंसिडेंट हो जाए यानी संपाती हो जाए। पैरेलल मतलब समांतर, इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेद कर जाए, कोइंसिडेंट मतलब संपाती हो जाए। तो अब इन तीनों में से कब तो पैरेलल होंगी, कब इंटरसेक्ट करेगी और कब कोइंसिडेंट होगी, उस पर बात करते हैं भाई। तो देखो, जब हमारे पास तीनों रेशियो अनइक्वल आते हैं, तीनों रेशियो अनइक्वल बराबर नहीं आते हैं, उस केस में हमारे पास लाइंस क्या करती है भाई, इस केस में हमारे पास लाइंस इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट, लाइन इंटरसेक्ट मतलब रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। क्लियर है? मतलब लाइन जो आएंगी हमारे पास कुछ इस तरीके से आएंगी,
इंटरसेक्ट कर गई है। आगे देखो, जब तीनों इक्वल हो जाए, तीनों रेशियो इक्वल बराबर आ जाएं, उस केस में लाइंस हमारे पास होती है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन पर दूसरी लाइन आ जाएगी बिल्कुल सेम, डिक्टो, इसको बोलेंगे अपन कोइंसिडेंट। ठीक है, मतलब संपाती। क्लियर है? जब स्टार्टिंग के दो इक्वल हो और लास्ट वाले इक्वल नहीं हो तो लाइंस होती है पैरेलल, समांतर। मतलब वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेगी, यही पैरेलल होती है, इसको बोलेंगे अपन पैरेलल, पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। ठीक है, आगे देखो, अब एक और चीज बच रही है यहां पे, वो क्या है? सॉल्यूशंस। हमने अभी तक क्या सीखा कि भाई जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, जो समीकरण युग्म होता है, वो दो टाइप का होता है, एक तो संगत और एक असंगत, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट दो केस में होता है, जब तीनों रेशियो अनइक्वल आ जाएं, जब तीनों रेशियो इक्वल आ जाएं तो कंसिस्टेंट वाला केस हो गया। जब स्टार्टिंग के दो इक्वल हो और लास्ट वाले इक्वल नहीं हो तब इनकंसिस्टेंट यानी असंगत वाला केस हो गया। जब तीनों इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस होती है आप लोगों की, इंटरसेक्ट करती है, इस तरीके से काटेगी। जब तीनों इक्वल होते हैं तो लाइंस आपकी कोइंसिडेंट होती है, कोइंसिडेंट होती है यानी कि संपाती होती है, एक लाइन पर दूसरी लाइन आ जाएगी। जब आपका इनकंसिस्टेंट वाला केस होता है तो लाइंस होती है पैरेलल, समांतर होती है। अब हम हल की बात करते हैं, भी सॉल्यूशन की बात करते हैं इनकी, तो ध्यान से समझना, जितने पॉइंट पर दोनों लाइन टच करती है उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। ये कितने पॉइंट पे टच करती है? केवल एक पे, तो इसका कितने सॉल्यूशन होंगे? वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक हल होगा इसका। तो यहां लिखेंगे अपन सॉल्यूशंस में ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। यहां देखो इसमें क्या होगा, कितने पॉइंट पर टच करती है? इनफाइनाइट पॉइंट पर। तो इनफाइनाइट पॉइंट पर टच करती है, इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे भी? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, मतलब अनंत हल होंगे, अनंत हल। इसमें केवल एक हल, केवल एक हल या अद्वितीय हल बोल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। इसमें कहीं पर टच करती है क्या? नहीं, कहीं पर भी टच नहीं करती, इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसमें लिखेंगे नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। क्लियर है आप लोगों को यहां तक? आई होप समझ में आया होगा। ये टेबल आप लोगों को अच्छे से समझनी है, इसको याद करनी है, इसके बाद इसके क्वेश्चंस करते हैं भी, इसको नोट करो जल्दी से। समझ में आया कि नहीं आया बताएं जल्दी से सभी बच्चे। ये नोट कर लिया होगा आपने। तो सबसे पहले अपन करते हैं भी क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो अभी समझाया मैंने उसी पर डिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बुक आप लोगों को सामने रखनी है बिल्कुल सभी बच्चों को। मैं क्वेश्चंस लिखने वाला नहीं हूं यहाँ पे पूरे, केवल बोलूंगा, आप लोगों को समझना है। देखो भी क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं अपन, एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन पहले कर रहे हैं। देखो, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। हमें ये बताना है, देखो एक बार हिंदी में भी पढ़ देता हूं। अनुपातों a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती है। तो देखो भी हमें क्या करना है, क्वेश्चन में a1 upon a2
B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की हेल्प से हमें ये बताना है कि लाइंस क्या इंटरसेक्ट करती है, क्या मतलब प्रतिच्छेद करती है, क्या क्या लाइन कोइंसिडेंट यानी कि संपाती होती है, क्या क्या लाइन पैरेलल यानी कि समांतर होती है, क्या बस ये बताना है। A1 अपॉन A2 निकालो, B1 अपॉन B2 निकालो और C1 अपॉन C2 निकालो, काम हो जाएगा। तो चलो भाई, इसमें से मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूँ, बाकी आप लोगों को करना है। सेकंड में इजी सवाल है, अभी एक समझ में आ गया आपको ध्यान से, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। थर्ड क्वेश्चन देख लो इसका। 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 निकालते हैं। तो देखना a1 अपॉन a2, देखो पहले वाले इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है x y के, वो a1 b1 की तरह काम करेंगे और एक कांस्टेंट टर्म c1 हो गया। जरूरी नहीं है इसको a1 b1 c1 लो, आप लोग इसको भी a1 b1 c1 ले सकते हो। जब इसको a1 b1 c1 ले रहे हो तो ऊपर वाले को सिंपल सी बात है a2 b2 c2 लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी लो, आंसर सेम ही आएगा। देखो भाई, यहाँ पे अपन करते हैं a1 b1 c1। a1 कितना है 6, b1 कितना है -3 और c1 कितना है 10। a1 a2 कितना है 2, b2 कितना है b2, y का कोफिशिएंट -1 कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 लेट कर लेते हैं अपन, -1 कोफिशिएंट हो गया और कांस्टेंट टर्म c2 कितना है 9। तो यहाँ निकालेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, a1 कितना है 6 अपॉन में 2, 2 से 1 टाइम्स कट गया, 2 से 3 टाइम कट गया, तो 3 अपॉन में 1, ये फाइनल मिल गया अपने को रेशियो इसका। आगे देखो, अब हम निकालते हैं b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2। b1 कितना है भाई -3 और b2 कितना है -1, माइनस से माइनस कट हो गया, तो हमें मिला 3 अपॉन में 1। c1 अपॉन c2 क्या है, c1 अपॉन c2, c1 अपने पास 10 और c2 हमारे पास 9। यहां तक क्लियर है क्या सभी बच्चों को? कुछ भी नहीं किया, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 निकाला है हमने, बस वैल्यू यहां से पुट करिए। अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 सेम आ रहे हैं, देखो, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। कौन सा केस बन गया? इनकंसिस्टेंट, असंगत वाला केस बन गया। स्टार्टिंग के दो इक्वल हो और लास्ट वाले इक्वल नहीं हो तो इनकंसिस्टेंट असंगत वाला केस होता है। और असंगत यानी कि इनकंसिस्टेंट में लाइंस क्या होती है? पैरेलल होती है। तो लिखेंगे कि सिंस a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, this implies that क्या है, तीनों चीजें लिखनी है भाई। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में भी आपको तीनों चीजें लिखनी है, थर्ड क्वेश्चन में भी आपको तीनों चीजें लिखनी है। पहला क्या लिखना है? पहला आप लिखो सबसे पहले टाइप कैसा है, जो लीनियर इक्वेशंस का पेयर है उसका टाइप कैसा है। तो टाइप है हमारे पास इनकंसिस्टेंट। क्या है भाई? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट हो गया यानी कि असंगत हो गया, ठीक है। दूसरा आप लोगों को लिखना है, इसमें टाइप लिख दिया, उसके बाद आप लोग लिख सकते हो लाइंस के बारे में। लाइंस क्या करती है? इनकंसिस्टेंट में, असंगत में लाइंस क्या होती है? पैरेलल। लाइंस आर पैरेलल। लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी, ठीक है। उसके बाद में हिंदी में लिखेंगे इसको, रेखाएं प्रतिच्छेद, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, ठीक है भाई। इतना करने के बाद थर्ड में आप लोगों को लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हल। हल कितने होंगे? जब कहीं पे कट ही नहीं करती पैरेलल लाइन, जब कहीं पे कट ही नहीं करती तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो लिखेंगे नो सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। क्लियर है सभी बच्चों को यहाँ तक? बहुत ही आसान सवाल था। आप लोगों को बाकी के इसके जितने भी क्वेश्चन है, एक तो मैंने करवाई दिया, दो आप लोगों को करना है भी होमवर्क में, ठीक है। इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं, नोट करो जल्दी से सभी बच्चे, और समझ में आया कि नहीं आया बताएं जल्दी कमेंट में, ठीक है भाई। चलो आगे स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, वही A1 अपॉन A2, तीनों चीजें ही निकालनी है इसमें भी। ठीक है, आपको बताना है कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है, हम तो तीनों चीजें बता दे रहे हैं। तो कौन सा करें? देखो थर्ड वाला और फोर्थ वाला बता देता हूँ। थर्ड समझ में आ गया तो फोर्थ में भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं थर्ड और फिफ्थ दोनों बता देता हूँ। थर्ड कर लेते हैं, 3 अपॉन में 2x प्लस 5 अपॉन 3y इज इक्वल टू 7 है। और दूसरा इक्वेशन है इसमें 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन है, देखना 4 अपॉन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। समझना भाई। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें डिनोमिनेटर यानी कि हर में कुछ आ रहा है नीचे, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। देखो नॉर्मल भी कर सकते हो आप लोग, A1 इसको 3/2 को भी लेट करके वैल्यू रखोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जाके। ठीक है, ऊपर जाके जो 3/2 है, अगर आप लोग इसको ऐसे करोगे A1 अपॉन A2, तो A1 कितना है 3/2 और A2 कितना 9, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लेंगे, ऊपर ले जाएंगे इसको, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/9, इससे कट हो जाएगा 3 टाइम, 1/6 आ जाएगा। लेकिन ऐसे भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को इसको एलसीएम लेकर सोल्व करना बताऊंगा, वैसे सोल्व करना सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों की एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 में ऐसे नीचे डिनोमिनेटर में आने वाले क्वेश्चंस है, वहां पे आप लोगों को एलसीएम लेना ही पड़ेगा, नॉर्मल इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी। तो अभी आप लोगों को समझ में आ जाए, वहां दिक्कत नहीं आए, इसलिए मैं एलसीएम लेके बता रहा हूँ भाई। इसका एलसीएम लेके इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सिंस हमारे पास है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम, नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेना होता है, नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। ठीक है, 2 का डिवाइड 6 में करेंगे, 3 टाइम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और साथ में x है, 9x हो गया, प्लस 3 का डिवाइड 6 में करेंगे 2 टाइम, और 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और साथ में y है तो 10y हो गया इज इक्वल टू 7। आगे देखो भी, ये हो गया 9x प्लस 10y इज इक्वल टू, ये डिवाइड में है उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 7 मल्टीप्लाई बाई 6 हो गया, तो 9x प्लस 10y इज इक्वल टू कितना हो गया 42, सॉरी हाँ 42 ही होगा। ठीक है, तो ये नया इक्वेशन आ गया, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया। इसको दे दो, इक्वेशन फर्स्ट था ये, और ये था इक्वेशन सेकंड। अब हमें A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 निकालने। तो देखो निकालते हैं, A1 अपॉन A2 क्या है, A1 की वैल्यू इसको A1 मान लेते हैं, A1 9 है, A2 कितना है, ये भी 9 है, काटो इसको, तो 1 अपॉन में 1 आ गया। उसके बाद आप B1 अपॉन B2 निकालो, B1 अपॉन B2, B1 कितना है भी, B1 यहां से 10 है, और B2 कितना है -10 है, 1 टाइम्स कट गया, 1 टाइम कट गया, 1 -1 अपॉन में 1 आ गया। ये देखो नीचे माइनस था, जब एक ही माइनस हो तो आप ऊपर भी लगा सकते हो, नीचे भी लगा सकते हो, सामने भी लगा सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे देखो C1 अपॉन में C2 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 7 अपॉन में 14, 1 टाइम ये 2 टाइम, तो 1 अपॉन में 2 आ गया। ध्यान से देखो, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पे, वो क्या करते हैं भाई, माइनस को इग्नोर कर देते हैं, यहाँ 1 अपॉन में 1 आया और यहाँ भी 1 अपॉन में 1, तो इसको इनकंसिस्टेंट वाला केस बना देते हैं। स्टार्टिंग के 2 इक्वल आ रहे हैं सर, लास्ट वाले इक्वल नहीं आ रहे, इसलिए इनकंसिस्टेंट वाला केस बना देते हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ प्लस 1 अपॉन में 1 है, यहाँ -1 अपॉन में 1 है, तो ये इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, और ये तो वैसे इक्वल नहीं है, तो तीनों इक्वल नहीं है। यहाँ पे जो रेशियो हमने निकाले हैं वो तीनों इक्वल नहीं है। जब तीनों इक्वल नहीं होते तो कौन सा होता है, फर्स्ट वाला केस, मतलब कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट है तो लाइन करेगी इंटरसेक्ट,
जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते हैं? 1। एक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा भी इसका, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कि सिंस a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, तो फर्स्ट चीज हम लिखेंगे क्या है? पेयर ऑफ इक्वेशन क्या है? पेयर ऑफ इक्वेशन क्या है अभी? कंसिस्टेंट समीकरण युग्म क्या आया हमारे पास? समीकरण युग्म, वो क्या आ गया? संगत, ठीक है। आगे देखो, सेकंड वाला क्या लिखते हैं? सेकंड में हम लिखते हैं लाइंस क्या करेगी? लाइन भाई तीनों अनइक्वल होते हैं तो लाइन इंटरसेक्ट प्रतिच्छेद करती है, तो लाइंस करेंगी आपकी इंटरसेक्ट, प्रतिच्छेद, ठीक है। आगे देखो, तीसरा थर्ड केस क्या होता है? सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने होंगे? इसका केवल एक सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन, तो वन सॉल्यूशन मतलब अद्वितीय हल बोल सकते हैं या एक हल बोल सकते हैं, अद्वितीय हल। समझ में आया क्या भी? चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट अपन ने कर लिया है, फिफ्थ और कर लेते हैं भी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो मैं यही बता देता हूँ इसको। एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेट कर सकते हैं अपन। 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3। 3 का डिवाइड 3 में 1 टाइम, 3 का डिवाइड 3 में कितने टाइम? 1 टाइम। और सॉरी 3 का डिवाइड 3 में 1 टाइम, और 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, तो आएगा हमारे पास 4 और साथ में x है, प्लस 1 का डिवाइड 3 में 3 टाइम, और 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6y इज इक्वल टू में 8। ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहां से हमारे पास ये हो गया 4x प्लस में 6y, 8 3 जा कितना हो गया? 24। ये हमारे पास इक्वेशन मिल गया। इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। फर्स्ट वाले को हम a1 b1 c1 कह रहे हैं, सेकंड वाले की जो कोएफिशिएंट है उनको a2 b2 c2 कह रहे हैं। तो निकालो भी, a1 अपॉन में a2 कितना है? a1 4 अपॉन में a2 कितना है? 2। 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम, तो 2 अपॉन में 1 आ गया। b1 अपॉन b2 निकालो भी, b1 कितना है? b1 है 6 अपॉन में b2 कितना है आप लोगों का? 3। 3 से 1 टाइम, 3 से 2 टाइम, तो 2 अपॉन में 1 मिल गया। ऐसे हमें c1 अपॉन c2, c1 कितना है आप लोगों का? 24 अपॉन में c2 कितना है आपका? 12। 6 से 2 टाइम, 6 से ये कट गया कितने टाइम? अच्छा 12 से कट जाएगा ना, 12 से कट जाएगा तो 24 अपॉन में 12 है। 12 से 1 टाइम, 12 से 2 टाइम, तो आ गया हमारे पास 2 अपॉन में 1। ध्यान से तो ऑब्जर्व करो, 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1, तीनों सेम आ रहे हैं। यहाँ लिखेंगे कि सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल हैं। तीनों जब इक्वल आते हैं इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन वो क्या आया? कंसिस्टेंट। तो पहली चीज लिखेंगे अपन, पेयर ऑफ इक्वेशन वो क्या है अभी? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब संगत, ठीक है। सेकंड क्या है हमारे पास? सेकंड में क्या लिखते हैं अपन? लाइंस। लाइंस क्या करेगी? जब तीनों इक्वल आते हैं तो लाइन होती है कोइंसिडेंट संपाती होती है भाई। लाइन क्या होती है? कोइंसिडेंट होती है। तो देखो यहां होगी हमारे पास लाइंस कोइंसिडेंट मतलब संपाती। आगे देखो थर्ड हमारे पास क्या होगा? थर्ड हम देखते हैं सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे? जब एक लाइन पर दूसरी लाइन आती है तो इनफाइनाइट पॉइंट पे टच करती है, इसका मतलब अनंत सॉल्यूशन होंगे इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, हल की अगर हम बात करें, तो कितने होंगे भाई? वो होंगे आप लोगों के इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत, ठीक है। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है क्या?
बताओ मुझे समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक चीजें हैं, कुछ भी नहीं करना। अगर जिस बच्चे को जो ग्राफ मैंने बनाया था वो याद है तो इन सवालों में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। थर्ड के दो पार्ट मैंने करवा दिए, बाकी आप लोगों को करना है। और किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो कमेंट में मुझे देखो भाई, आप लोगों का ग्राफिकली मेथड क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आपको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने को बोला है। ग्राफिकली मेथड वैसे पूछता नहीं है क्योंकि 4 मार्क्स का चैप्टर आता है। 4 मार्क्स में ग्राफिकली मेथड से अगर क्वेश्चन पूछे तो 6 मार्क्स का अकेला क्वेश्चन बनता है। इसीलिए जब से 30% सिलेबस की कमी हुई है, कटौती हुई है, उसके बाद से ग्राफ का क्वेश्चन आप लोगों का आता नहीं है। ठीक है, तो ग्राफिकली मेथड को अभी अपन छोड़ रहे हैं। हम इसके आगे के 2 मेथड सीखने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग खुद कर लेना। इसमें बोला क्या है कि कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट ही चेक करो, और कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली मेथड से सोल्व करो। ठीक है, तो फिर भी अगर किसी बच्चे को ग्राफिकली मेथड सीखना है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, मैं ग्राफिकली मेथड के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है भाई, तो ग्राफिकली मेथड को अभी अपन छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, उसमें आप कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक कर सकते हो, यही चीजें निकाल सकते हो जो अभी हमने निकाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी अपने को ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला है, लेकिन हम सॉल्व नहीं करेंगे ग्राफिकली मेथड से, हम केवल इक्वेशन बना के छोड़ देंगे। इक्वेशन तो बनाना आनी चाहिए ना अपने को, क्यों? क्योंकि आगे हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। 3.2 में और 3.3 में बहुत सारी इक्वेशंस है जो इसी टाइप की है, वो हम सीखने वाले। तो चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ध्यान से समझना, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है। आप लोगों को अगर समझ में आ गए तो बहुत आनंद आएगा चैप्टर को पढ़ने में। अगर वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना नहीं आया तो फिर समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसमें इक्वेशन बनाना है। अगर इक्वेशन बनाना आप लोगों को आ गया उसके बाद तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। क्लास 10th में कितने स्टूडेंट है? 10 स्टूडेंट है। टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज मतलब कोई एक प्रतियोगिता होती है, कोई एक कंपटीशन होता है, उसमें 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, 10 स्टूडेंट भाग लेते हैं। आगे देखो, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो मोर देन नंबर ऑफ बॉयज से कितनी है? मोर देन 4। मतलब क्या हुआ इसका कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। सपोज दैट अगर बॉयज 10 है तो गर्ल्स कितनी है? 14। बॉयज अगर 20 है तो गर्ल्स है 24। गर्ल्स की जो नंबर है गर्ल्स की जो संख्या है वो कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। आगे देखो, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स बताने हैं, मतलब कितने तो लड़के थे और कितनी लड़कियां थी। जो कंपटीशन हो रहा था उस कंपटीशन में कितने तो लड़कों ने पार्टिसिपेट किया और कितनी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, वो हमें बताना है। मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को पहले तो इक्वेशन बनाऊंगा, इक्वेशन बनाने के बाद मैं आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड से सिखाने वाला हूं ये क्वेश्चंस। ठीक है, एलिमिनेशन से कर सकते हैं या फिर हम किससे कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आप लोगों को इन क्वेश्चंस को एलिमिनेशन से सिखाऊंगा। 3.2 में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लेंगे, और ज़्यादा 3.3 में भी आप लोग कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन वहाँ अपन एलिमिनेशन ही करेंगे क्योंकि सबसे इजी पड़ता है एलिमिनेशन मेथड, इसलिए एलिमिनेशन मेथड से करेंगे भी। एलिमिनेशन मेथड मतलब विलोपन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब प्रतिस्थापन विधि। ठीक है भाई, तो इक्वेशन बनाते हैं। फर्स्ट लाइन पढ़ो भी कि टोटल करना क्या है। देखो, इस क्वेश्चन में इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट होता है। कैसे बनाते हैं? सबसे पहले लाइन को ध्यान से पढ़ना है। जो कंपटीशन हो रहा है उसमें टोटल स्टूडेंट कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 10। कुछ तो गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज हैं। अब हम यहाँ पे कुछ जो गर्ल्स हैं उनको तो एक्सलेट कर लेते हैं, बॉयज है उनको हम वायलेट कर लेते हैं। यहाँ जरूरी नहीं है, किसी को भी आप एक्सलेट कर सकते हो, किसी को भी आप वायलेट कर सकते हो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में वहां कॉन्सेप्ट होता है किसको एक्सलेट करना है, किसको वायलेट करना है। चैप्टर 4 में मैं समझाऊंगा आप लोगों को जब अपन चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे।
वहाँ फिक्स पैटर्न होता है, क्योंकि उस पैटर्न से अगर हम चलते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होता, अदरवाइज इक्वेशन ही नहीं बनती आप लोगों से। ठीक है, वहाँ एक फिक्स पैटर्न होता है, वो मैं समझाऊंगा आपको। यहाँ हमें किसी को भी हम एक्स लेट कर सकते हैं, किसी को भी वाई लेट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन में इक्वेशन बनाने का भी कॉन्सेप्ट होता है, वो समझना बस। तो देखो भी, हम लेट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट अपन कर रहे हैं। तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, माना लड़कियों की संख्या हम लेट कर लेते हैं भाई, x कितनी है, x है। उसके बाद में हम लेट करेंगे एंड द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू y, तथा लड़कों की संख्या हम क्या लेट कर रहे हैं भाई, लड़कों की संख्या y है। लड़कों की संख्या हमने क्या लेट कर ली, y। नंबर ऑफ गर्ल्स हमने x लेट कर लिया, नंबर ऑफ बॉयज हमने y लेट कर लिया। दोनों में से किसी को भी x लेट कर सकते हैं, किसी को भी y लेट कर सकते हैं। इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व आप लोग इजीली कर लोगे। इक्वेशन बनाना सीखो। पहली लाइन ध्यान से पढ़ो, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10। टोटल स्टूडेंट जो कंपटीशन में भाग ले रहे हैं वो कितने हैं, 10 है, टोटल 10 है भाई। कुछ तो गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज हैं, गर्ल्स x है, बॉयज y है, दोनों को मिला के कितने बन रहे हैं, 10। कुछ तो गर्ल्स है, कुछ बॉयज है, टोटल स्टूडेंट कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 10। पहली क्वेश्चन आ गई। हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखना है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हिंदी में लिखेंगे प्रश्नानुसार। हिंदी में क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। आगे देखो, पहली इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। कैसे बनी, फिर से समझ लो। टोटल स्टूडेंट 10 पार्टिसिपेट कर रहे थे प्रतियोगिता में, कंपटीशन में। कुछ तो लड़कियां हैं, कुछ वाई है। हमने लड़कियों को x लेट कर लिया, लड़कों को हमने y लेट कर लिया। गर्ल्स को x, बॉयज को y। टोटल 10 है। अरे 10 लड़के और लड़कियों को मिला के 10 है। x और y, x तो गर्ल्स है, y बॉयज है, दोनों को मिला दे तो 10 आ गया। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट तैयार होगी। आगे देखो, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, और उसमें ध्यान से समझना जो चीजें मैं बताऊंगा वो। सेकंड इक्वेशन को बनाने के लिए हम आगे लाइन पढ़ते भी। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स पहले आई है, नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। नंबर ऑफ गर्ल्स, पहले गर्ल्स वर्ड यूज हुआ है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमने क्या लेट किया भाई, x। तो x लिखो, सिंपल सा, कुछ नहीं करना, x लिखो। क्लियर है। इसके बाद में इक्वल का साइन लगा दो। उसके बाद उसने बोला नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज कितना है भाई, y है। नंबर ऑफ बॉयज मतलब लड़कों की संख्या y है। अब उसने बोला है कितनी ज्यादा है, 4। मोर देन आ जाए, ग्रेटर आ जाए तो प्लस करना है। ध्यान से सुनना, मोर देन आ जाए, ग्रेटर आ जाए तो प्लस करना है, लेस देन आ जाए, बिफोर आ जाए तो माइनस करना है। यहां वर्ड यूज हुआ है मोर देन। मोर देन मतलब ऐड करना है, और कितना ऐड करना है, 4। अब सवाल ये उठता है कि ऐड किस तरफ करें हम, x की तरफ करें या y की तरफ करें। यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सुनो भाई, ऐड हमेशा राइट साइड में करते हैं, जो बाद में वेरिएबल होता है उसकी तरफ हम करते हैं। बाद में वेरिएबल का मतलब क्या है कि पहले तो बात लड़कियों की हो रही है। सेंटेंस को पढ़ना ध्यान से, सेंटेंस को पढ़ो भी। सेंटेंस कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स पहले आया है, गर्ल्स पहले आया तो हमने गर्ल्स को लिख दिया, गर्ल्स कितनी है, x। उसके बाद में यूज हुआ है बॉयज, बॉयज को हमने बाद में लिख दिया। तो जो बाद में वेरिएबल होता है उसके साथ हमेशा प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी करना होता है ना, उसके साथ करना होता है, जो बाद में वर्ड आता है यहाँ पे, बाद में जो वेरिएबल आता है, बस इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ होगा +4। अब बच्चे सवाल ये करते हैं, बच्चों के मन में कंफ्यूजन ही होता है कि भाई सर आप जो कर रहे हो वो तो गलत है। कैसे गलत है, उनका भी कहना सही है कि भाई इसने तो साफ साफ बोला है कि लड़कियों की संख्या ज्यादा है, आप तो लड़कों के साथ +4 लगा रहे हो। भाई उसने बोला है
कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, गर्ल्स के नंबर बॉयज के नंबर से ज्यादा है, तो फिर गर्ल्स की तरफ लगना चाहिए ना 4, तो बॉयज की तरफ क्यों लग रहा है? तो समझो यहाँ पे क्यों लगता है ये 4 इस तरफ, इसके भी पीछे मैथमेटिक्स का एक रूल है, वो क्या है वो समझो। इक्वेशन का रूल, इक्वेशन क्या कहता है भाई? इक्वेशन जैसे x प्लस में 4 इज इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन क्या है यही ले लेते हैं, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 है। इस इक्वेशन का मतलब क्या होता है? ये इक्वेशन है, इक्वेशन मतलब समीकरण है, समीकरण का मतलब होता क्या है? इसमें आ गया इक्वल का साइन, बराबर का चिन्ह। ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है हमेशा किसके? राइट हैंड साइड के। एक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है किसके? राइट हैंड साइड के। अगर ऐसा नहीं है तो रूल को आप ब्रेक कर रहे हो, मैथ्स के रूल को। समझो कैसे? उसने साफ साफ बोला है कि लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है लड़कों की संख्या से। सपोज दैट लड़कियों की संख्या है आपकी कितनी? सपोज दैट लड़कों की संख्या है 10, तो लड़कियों की कितनी है? 14। समझ रहे हो भाई? लड़कों की संख्या 10 है, बॉयज के नंबर्स 10 है, तो गर्ल्स कितनी है? 14। अगर मैं 4 इस तरफ लगा दूं तो ये तो 4 प्लस 4 कितना? 14 प्लस 4 कितना हो गया? 18 इज इक्वल टू 10। इक्वेशन है क्या ये? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है क्या राइट हैंड साइड के? नहीं, तो इक्वेशन के रूल को फॉलो नहीं कर रहा, इसका मतलब गलत चीज है। अगर मैं इस 4 को इस तरफ लगा दूं तो देखो 14 लेफ्ट हैंड साइड में, 10 प्लस 4 कितना हो गया? 14 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया किसके? राइट हैंड साइड के। इसीलिए हमें 4 को लेफ्ट साइड में ना लगा के राइट साइड में लगाना होता है। जिस तरफ नंबर कम होते हैं उस तरफ लगाना होता है ताकि इक्वेशन बन जाए। हम बना क्या रहे? इक्वेशन बना रहे, बस यही कॉन्सेप्ट होता है। लड़कियों की संख्या गर्ल्स ज्यादा हैं बॉयज से 4, तो इक्वेशन तब सही रहेगा जब दोनों तरफ बैलेंस रहेगा। इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ बैलेंस रहेगा। बैलेंस रहेगा कब भाई? इधर तो पहले से 4 ज्यादा है, तो इस तरफ लगाओ ना 4। समझ में आ गया क्या? ये तो हो गया रीजन कि 4 उस तरफ क्यों लगाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है कि जो वेरिएबल पहले आता है उसको लिखो, इक्वल का साइन लगाओ, जो वेरिएबल बाद में आता है उसके साथ में लगा दो। जो भी मल्टीप्लाई लगाना है, ऐड करना है, माइनस करना है, जो भी करना है बाद वाले के साथ होता है हमेशा। क्लियर है भाई? इतना समझने के बाद अब हम आगे करते हैं इस सवाल को। तो देखो मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को बताने जा रहा हूं एलिमिनेशन मेथड से। आप लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, यहाँ से वैल्यू उठा के इसमें पुट कर सकते हैं अपन। ठीक है, मैं दोनों आप लोगों को यहाँ समझा देता हूँ, दोनों मेथड से सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में मैं स्पीड बढ़ाने वाला हूँ, तो दोनों क्वेश्चन दोनों मेथड आप लोगों को ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन में मैं टाइम लूंगा आपका अच्छे से, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड सीखने के बाद आपको डाउट नहीं रहेगा भी। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं मेथड फर्स्ट। इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं ताकि अपने पास जगह रह जाए, क्योंकि जगह की जरूरत पड़ेगी हमें। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन आया x इज इक्वल टू वाई प्लस में 4, इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले हम मेथड फर्स्ट लगा रहे हैं भाई, और वो हम लगा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिस्थापन। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। सेकंड मेथड अपन इस तरफ कर लेंगे। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है भाई? हमारे पास 2 इक्वेशन होती है, किसी एक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं अपन और दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट से निकाल लो, सेकंड से निकाल लो, हमें इसमें निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सेकंड इक्वेशन में पहले से x की वैल्यू गिवन है। अगर सपोज दैट ये सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में होते तो हम या तो फर्स्ट इक्वेशन से या सेकंड से किसी से भी x या y की वैल्यू निकाल लेते और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते। यहाँ हमारे पास इक्वेशन सेकंड में सीधा सीधा दे रखा है कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 है, तो इस x की वैल्यू को उठा के आप लोग किस में पुट कर दो? फर्स्ट में।
तो यहाँ लिखेंगे कि फ्रॉम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, हम x की वैल्यू किस में पुट कर रहे हैं, फर्स्ट के अंदर। क्लियर है? हिंदी में लिखते हैं अपन x का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। आगे देखो, जैसे हम 1 में पुट करेंगे x की वैल्यू, तो जहां पर भी x है वहां पे रखेंगे अपन y+4। तो ये हो गया हमारे पास y+4 प्लस y इज इक्वल टू 10। 1y और 1y कितना हो गया, 2y। इस 4 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो गया, 10 माइनस 4, ये हो गया 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 कितना हो गया, 6। 2 से 6 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई भी, 3। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है क्या? y की वैल्यू आ चुकी है 3। इस y की वैल्यू को उठा के आप फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो, आप थर्ड में भी पुट कर सकते हो, पहले फर्स्ट में भी रख सकते हो, सेकंड में भी रख सकते हो, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। मैं सेकंड में रखूंगा क्योंकि सेकंड से जल्दी आ जाएगा। एंड लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है भाई। तो रखते हैं यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू, y की वैल्यू कितनी है 3, 3 प्लस 4, x इज इक्वल टू कितना आ गया 7। बस नंबर ऑफ गर्ल्स 4, नंबर ऑफ बॉयज 3। गर्ल्स की संख्या ज्यादा है बॉयज से कितनी, 4, सही है। 4 ज्यादा है ना 7 3 से, तो यही अपने को करना था भाई। इस सवाल को ग्राफिकली मेथड से नहीं करना है, क्यों? क्योंकि 6 मार्क्स में क्वेश्चन जब पूछा जाता है तब ये सवाल ग्राफिकली मेथड से आता था। टोटल चैप्टर 4 मार्क्स का है, तो हम ग्राफिकली मेथड से करके भी क्या करेंगे। फिर भी आप लोगों को अगर ग्राफिकली मेथड सीखना है, क्योंकि आगे अगर आप मैथमेटिक्स लेते हो तो वहाँ ग्राफिकली मेथड का रूल है भाई, ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए। तो अगर फिर भी आप चाहते हो कि ग्राफ बनाना सिखाओ सर हमें, तो उसके लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो डाल दूंगा, अगर आप कमेंट में बताओगे तब, ठीक है। आगे देखो, सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम इसका। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन करने से पहले मेथड फर्स्ट किया हमने, मेथड सेकंड करते हैं। मेथड सेकंड मेथड कौन सा मेथड अभी, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो भी इक्वेशन है उसको लिखो। इक्वेशन क्या है अपने पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। और ये है हमारे पास x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, इसको हम इक्वेशन सेकंड नाम नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे, समझना ध्यान से। जब भी अपन विलोपन विधि से करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सवाल को करेंगे, तो दोनों इक्वेशन सेम पैटर्न में होनी चाहिए। सेम पैटर्न मतलब x प्लस वाई इक्वल के लेफ्ट साइड में है और कांस्टेंट टर्म राइट में है, तो इसमें भी ऐसा ही होना चाहिए। दोनों वेरिएबल लेफ्ट साइड में होने चाहिए और कांस्टेंट राइट साइड में होने चाहिए, तब जाकर सॉल्व होगी, अदरवाइज नहीं होगी भी। तो हम इसको y को इस तरफ ले आते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू उस तरफ क्या है 4। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में देखो, विलोपन विधि में एलिमिनेशन मेथड में करते क्या हम लोग, कोई भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाते हैं, कोई भी एक चर के गुणांक को सेम बनाते हैं। कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होता है अभी, x का कोफिशिएंट कितना है, 1, यहां भी कितना है 1। x y का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे गुणांक कितना है 1, y का कोफिशिएंट गुणांक कितना है -1। इसमें इक्वल बनाने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी इक्वल दे रखा है। तो जिसमें इक्वल नहीं होगा वहां अपन सीखेंगे किस तरीके से इक्वल बनाते हैं, और भी आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। करते क्या है वो सीख लो बस आप लोग।
हम लिखेंगे, यहाँ इक्वल बनाने की जरूरत नहीं है, तो सीधा सीधा हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू, दोनों इक्वेशन को लिख दो, और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहां से देखो भी, जिस भी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बनाते हैं उसके साइन देखते हैं। अब यहाँ पर तो दोनों ही वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम है, x के भी सेम है, y के भी सेम है, तो यहां साइन चेंज करें या नहीं करें ये डिपेंड करता है कि अगर हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं, एलिमिनेट करने का मतलब हटाना, कट करना, विलोपन करना, विलुप्त करना उसको, तो अगर हम x को एलिमिनेट करें तो x भी प्लस का है, y भी प्लस का है, तो चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे, नीचे के साइन चेंज होंगे, एक प्लस का एक माइनस का, तभी तो कट होगा वो। लेकिन अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो y ऑलरेडी एक प्लस का एक माइनस का है, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा कट हो जाएगा। क्लियर है? तो हम x को ना एलिमिनेट करके y को एलिमिनेट कर लेते हैं, बस लाइन खींचो, इससे कट जाएगा। कटेगा तभी जब कोफिशिएंट सेम है, ध्यान रख लेना, ऊपर 2y है नीचे 1y है तो कट नहीं हो सकता। यहाँ ऊपर भी 1 था नीचे भी 1 था, एक प्लस था एक माइनस था तो कट हो गया। प्लस 1x और प्लस 1x कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 10 प्लस, यहाँ पर 0 था क्या, नहीं 4 था, यहाँ पे 10 प्लस 4 कितना हो गया 14। 2 को इससे कट करेंगे हम तो कितना आएगा 7, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, यहाँ भी x की वैल्यू 7 ही आई थी। मेथड कोई सा भी लगाओ वैल्यूज सेम ही आनी है, ध्यान रख लेना। अगर मेथड चेंज करने से वैल्यू अलग अलग आ रही है तो इसका मतलब आपका गलत है। देखो भाई, अब इस x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, आप फर्स्ट में कर सकते हो, सेकंड में कर सकते हो। मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूं, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो भाई, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो ये हो गया x कितना अपने पास 7, तो 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हो गया हमारे पास। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 7 को उस तरफ ले जाएंगे तो 10 माइनस 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भी 3। दोनों मेथड मैंने आप लोगों को सिखा दिए हैं, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। इसको नोट करें, इसके बाद में इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे, जिस भी मेथड से अपने को करना होगा उससे अपन सॉल्व कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट करो भी इसको जल्दी से। तो नोट कर लिया होगा सभी बच्चों ने। चलो आगे अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अभी इसका रह रहा है ना एक क्वेश्चन, वो भी करते हैं। फर्स्ट का सेकंड पार्ट रह रहा है, अभी इसको करते हैं पहले, उसके बाद अपन 5 क्वेश्चन पे आएंगे, 5th क्वेश्चन पे आएंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है और इसके जैसा क्वेश्चन आगे भी आएगा अपने। तो देखो क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट कितनी है भाई, 50 रुपीज है। वेयर इज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। 7 पेंसिल और 5 पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 46 रुपीज है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। हमें एक पेंसिल की कॉस्ट बतानी है और एक पेन की कॉस्ट बतानी है। एक पेन का मूल्य बता दो, एक पेंसिल का मूल्य बता दो, कॉस्ट बता दो, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जो भी हमें फाइंड करना है, जो भी हमें निकालना है, उसको एक को एक्स लेट कर लेते हैं, दूसरे को हम वाई लेट कर लेते हैं। तो देखो भी हम किसको लेट करेंगे, किसी को भी लेट कर सकते हैं। पेंसिल को कर लो, पहले पेंसिल बोला है उसने, तो हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, हमने लेट कर लिया x रुपीज। रुपीज जरूर लगाना है, यूनिट लगाना है यहाँ पे। ठीक है, माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है भाई, x रुपए। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपए। एंड द कॉस्ट ऑफ
वन पेन, एक पेन की कॉस्ट हम लेट कर लेंगे, वो कितनी होगी, वाई रुपीज। क्लियर है आपको? आगे देखो, तथा एक पेन का मूल्य कितना है अभी, वाई रुपीज, हमने लेट कर लिया। आगे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो भी ध्यान से समझना, उसने बोला है कि 7 पेंसिल और 5 पेन, इनको मिलाकर टोटल कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज। एक पेंसिल की कॉस्ट हमने x रुपए लेट करी है, तो 7 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, 7x। एक पेन की कॉस्ट हमने y लेट करी है, तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5y। एक पेंसिल की कॉस्ट हमने x रुपए लेट करी थी, टोटल पेंसिल है 7, तो 7x कॉस्ट हो गई उसकी। एक पेन की कॉस्ट हमने y लेट करी थी, 5 पेन है, तो टोटल कॉस्ट होगी 5y। दोनों की कॉस्ट को मिलाकर कितना रुपए होता है, 50 रुपीज। ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन बन गया हमारे पास 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 50, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन बनेगी हमारे पास, 7 तो पेंसिल है और कितने पेन है भी, 5 पेन है, दोनों की कॉस्ट मिला के कितना हो जाता है, 46। तो इक्वेशन बन गई हमारे पास कितनी, उल्टा लिख दिया क्या, हाँ उल्टा लिख दिया। पहली इक्वेशन में 5 तो पेन था और 7 पेंसिल थी, तो इक्वेशन है 5x प्लस में 7y इज इक्वल टू 50। नेक्स्ट है 7 पेंसिल और 5 पेन, तो इक्वेशन हो जाएगी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन हमें मिल गई है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है इसमें इक्वेशन बनाना, कोई इतनी बड़ी मुश्किल चीज नहीं है भाई। आगे देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसको। हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं भी, एलिमिनेशन मेथड से बहुत आसान पड़ेगा ये सवाल, और इसमें कई सारी चीजें भी अपने को सीखने को मिलेगी एलिमिनेशन मेथड से जब अपन इसको करेंगे तो देखो करना क्या है, हमें दो इक्वेशन दे रखा है। एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि में करते क्या हम लोग, दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को, गुणांक को समान बनाते हैं, सेम बनाते हैं। यहाँ पर x का कोफिशिएंट, पिछला क्वेश्चन हमने किया था वे कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम था, तो हमें किसी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ करना पड़ेगा ऐसा, कैसे, देखो यहाँ x का कोफिशिएंट है 5, यहाँ x का कोफिशिएंट है सेम। अगर हम समझना, दोनों को सेम करना बताऊंगा मैं, समझना ध्यान से। अगर हम x का कोफिशिएंट सेम बनाना चाहते हैं तो हमें इक्वेशन फर्स्ट को तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। मैंने क्या कहा, वापस सुनना। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में x का कोफिशिएंट सेम बनाना चाहते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 7 से, और इक्वेशन सेकंड को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से। आपस में जो कोफिशिएंट होते हैं उनको एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। x का कोफिशिएंट यहाँ 5 है, तो इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ x का कोफिशिएंट 7 है, तो फर्स्ट वाले को 7 से कर दिया। क्लियर है, ये तो बात होगी x की। अगर हम y के कोफिशिएंट को सेम करना चाहते हैं तो y के कोफिशिएंट को अगर हम सेम करना चाहते हैं तो क्या होगा भाई, सेकंड में y का कोफिशिएंट है 5, तो हमें फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट था 5, तो हमने फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 7 है, तो सेकंड इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, 5x से भी होगा, 7y से भी होगा, 50 से भी होगा। कोफिशिएंट सेम होने के बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद में बारे में आगे बात करते हैं अपन। तो आप लोग x को कर सकते हो, मैं यहाँ पे y के कोफिशिएंट को सेम बनाना चाह रहा हूँ। तो देखो y के कोफिशिएंट को सेम बनाते हैं, लिखेंगे कैसे, लिखना इंपॉर्टेंट। अभी स्टेटमेंट कैसे बना के लिखेंगे तो समझना ध्यान से। हम लिख रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y के कोफिशिएंट को सेम बनाना चाह रहा हूं मैं, तो y को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से।
तो मतलब इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, एंड करके लिख दो बस, प्लस करो माइनस लगाओ जरूरी नहीं है, तुम तो बस ये वाली लाइन लिख दो, समझ में आ जाता है उसको। देखो इक्वेशन फर्स्ट को हमने मल्टीप्लाई किया 5 से, एंड इक्वेशन सेकंड को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 से, बस इतना लिख दो, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे, समीकरण, बस इक्वेशन की जगह समीकरण लगा दो और कुछ भी नहीं करना, सेम समीकरण लिख दो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई 5 और समीकरण 2 मल्टीप्लाई बाई 7। आगे देखो करते मल्टीप्लाई, फर्स्ट को हमने मल्टीप्लाई किया 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई करो भाई, 5 5 से 25x प्लस में 7 5 से कितना हो गया 35y इज इक्वल टू 5 से इसको कर रहे हैं तो 25 और 0, ये फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करने पर नया इक्वेशन मिल गया अपने को। अब हम सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 से, तो करते हैं 7 7 से कितना होगा 49x प्लस में 7 से कर रहे हैं तो 5 7 से 35 हो गया, 35y इज इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 6 जा कितना होगा 42, कैरी 2 कैरी 4, 7 4 जा कितना हो गया 24 और 4 कितना हो गया, सॉरी 7 4 जा 28 और 4 कितना हो गया 32। क्लियर है, लाइन खींचो एक नीचे। अब देखना समझना ध्यान से, मैंने कहा था कि हम उसके कोफिशिएंट को, जिसके कोफिशिएंट को सेम बनाते हैं उसी को हम क्या करते हैं एलिमिनेट करते हैं, विलुप्त करते हैं। पिछले क्वेश्चन में तो दोनों के कोफिशिएंट सेम थे तो आप किसी को भी कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होंगे, दोनों वेरिएबल में से कोई ही एक साथ ही एलिमिनेट हो सकता है, विलुप्त हो सकता है। यहां देखो y का कोफिशिएंट सेम है, हमने सेम ही y का कोफिशिएंट बनाया, तो हमें y को कट करना पड़ेगा। अब कट कैसे होगा उसके लिए आप लोग देखो, यहां प्लस है यहां भी प्लस है, अगर जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट को आपने सेम बनाया है उनके साइन सेम सेम हो, सेम सेम मतलब यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो साइन चेंज करने पड़ते हैं नीचे वाले इक्वेशन को, नीचे वाले समीकरण की चिन्ह चेंज करने पड़ते हैं। कब, जिसके कोफिशिएंट सेम बनाए हैं उनके चिन्ह सेम हो, यहाँ प्लस प्लस आ गया तो साइन चेंज करना पड़ेगा भाई। अब देखो भाई, जिसके कोफिशिएंट सेम बनाए हैं, जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम बनाए हैं उनके साइन प्लस प्लस है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो साइन चेंज करते हैं भी, पूरे इक्वेशन के साइन चेंज होंगे। ये प्लस का है तो माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया। जिसके कोफिशिएंट सेम है, एक प्लस का एक माइनस का, तो कट हो गया। आगे देखो -49x और प्लस का 25x है, तो माइनस करो भी इसमें से, तो कितना बचेगा आप लोगों का, ये 24x माइनस का इज इक्वल टू, यहां से कितना बचेगा, ये बच जाएगा हमारे पास 50 70 72, ठीक है, माइनस का, इस माइनस से माइनस कट हो गया 24, अच्छा x भी तो है, हाँ x है, यहाँ से 24 से 72 कट होगा, कितने टाइम्स होगा 3 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3। इस x की वैल्यू को हम फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, 2 में पुट कर सकते हैं, जो भी आप लोगों की मर्जी है उसमें आप पुट कर सकते हो और आंसर आ जाएगा। अब पुट कर देता हूं फर्स्ट में, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, सॉरी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं भाई। x कितना है हमारे पास 3, तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ये हो गया 7y इज इक्वल टू 5 3 जा 15, उस तरफ जाके कितना हो गया माइनस का -15, यहाँ से माइनस करेंगे 7y इज इक्वल टू 35, तो y 7 से 35 5 टाइम्स कट हो गया, y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 5 रुपीज, क्या आ गया हमारे पास 3 रुपीज, ठीक है। तो एक पेंसिल की कॉस्ट हमने x रुपीज लेट करी थी, वो कितनी आ गई 3 रुपीज, और एक पेन की कॉस्ट लेट करी थी हमने, वो कितनी आ गई 5 रुपीज। इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था उसका सेकंड पार्ट भी क्लियर होता है भी, तो इसको नोट करें, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। नोट करो भी,
समझ में आया कि नहीं आया बताएं मुझे कमेंट में। देखो 7 क्वेश्चन तो आप लोगों को नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वही ग्राफ बनाना है। इसमें ग्राफ बनाने के बाद जो ट्राइंगल बनेगा उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो ये 6 नंबर से कम का क्वेश्चन बनता नहीं है, तो इसीलिए आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आप लोगों को केवल 5 और 4 करना है। यहाँ 5 और 6 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करने हैं बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। देखो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर जो गार्डन है, आयताकार जो पार्क है, बगीचा है, उसका पेरीमीटर का हाफ, परिमाप का आधा। परिमाप 20 है तो हाफ पेरीमीटर कितना हो गया? 10 हो गया। पेरीमीटर अब 100 है तो हाफ पेरीमीटर कितना हो गया? 50 हो गया। सिंपल सी बात है। तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। उसने साफ साफ बोला है कि जो उसकी लेंथ है ना, लेंथ मतलब लंबाई, वो 4 ज्यादा है किससे? उसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई से, इज 36 मीटर। ये 36 मीटर है क्या? उसका हाफ पेरीमीटर है। किसका? रेक्टेंगुलर गार्डन का, आयताकार बगीचे का अर्ध परिमाप है, हाफ पेरीमीटर है कितना? 36। आगे देखो, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। डायमेंशंस मतलब हमें लंबाई बतानी है, चौड़ाई यानी कि लेंथ और ब्रेथ बतानी है अपने को। ठीक है, लेंथ और विड्थ बतानी है। विड्थ बोल दें या ब्रेथ बोल दे, बात एक ही है। तो देखो सवाल को करेंगे कैसे, समझते हैं। सबसे पहले तो हम किसी एक को x मान लेंगे, किसी दूसरे को हम y मान लेंगे। पहले लेंथ के लिए बोला है तो लेंथ को x मान लो, उसके बाद विड्थ के लिए बोला है तो विड्थ को आप लोग y मान सकते हो। तो देखो भाई, विड्थ बोल दें या ब्रेथ बोल दे, बात एक ही है। तो देखो, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू x मीटर। डायमेंशन बोला है उसने, साफ साफ यूनिट दी है, मीटर में है। आगे देखो, हिंदी में क्या लिखेंगे? माना आयताकार बगीचे का, बगीचा ही बोला है ना इसने, आयताकार बाग बोला है तो बात तो वही है। आयताकार बाग का की लंबाई, ठीक है भाई। आगे देखो, एंड द विड्थ बोल दें या फिर ब्रेथ बोल दें। ब्रेथ ऑफ वही रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होगा? y मीटर लेट कर लिया हमने, तथा आयताकार बाग की चौड़ाई वो कितनी है भाई? y मीटर। ये हमने लेट कर लिया। आगे देखो, इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन कैसे बनेगी ध्यान से समझो। उसने बोला कि भाई पेरीमीटर जो होता है ना, पेरीमीटर उसका हाफ, मतलब हाफ पेरीमीटर हो गया, वो दे रखा है 36। रेक्टेंगुलर पार्क या गार्डन का जो हाफ पेरीमीटर होता है, जो आयत का अर्ध परिमाप होता है, वो होता है 2l + b। यही होता है 2l + b। और 2l + b ये कितना क्या होता है? पूरा परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है। पूरा परिमाप ये पेरीमीटर होता है। ये आधा बोला है, अर्ध परिमाप निकालना है, हाफ पेरीमीटर निकालना है, तो हम क्या करेंगे? हाफ पेरीमीटर निकालना है, अर्ध परिमाप अगर हमें निकालना है तो हम इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे। 2 का डिवाइड का मतलब l + b। ये 2 का डिवाइड कर दो तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा? l + b। यानी ये समझना है आप लोगों को, जब भी हाफ पेरीमीटर की बात हो, अर्ध परिमाप की बात हो, तो उसकी जो लेंथ और ब्रेथ है उसको ऐड कर दो, हाफ पेरीमीटर का फॉर्मूला बन जाता है। लेंथ को और ब्रेथ को, लंबाई और चौड़ाई को प्लस कर दो, बस वही फॉर्मूला किसका बन जाता है?
हाफ पेरीमीटर का निकाल लिया अपने। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2l+b, हाफ पेरीमीटर का फॉर्मूला l+b, बस यही तो है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार में आप लोगों को पहला इक्वेशन l+b गिवन कितना 36, उसमें बोला है साफ साफ कि अर्ध परिमाप कितना दे रखा है 36, हाफ पेरीमीटर सेंस करके लिख दो, एक लाइन बढ़ जाएगी, हाफ पेरीमीटर इज इक्वल टू 36 मीटर। तो हाफ पेरीमीटर का अभी अभी फॉर्मूला बताया मैंने l+b इज इक्वल टू 36 मीटर। l हमने कितना लेट किया भाई x, और ब्रेथ अपन ने b कितना लेट किया y, तो इक्वेशन क्या बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, x प्लस। एक इक्वेशन आ चुका है अपने पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कैसे आया मैंने समझा दिया डिटेल में, एक एक चीज ओपन करके बताइए। अब देखो नेक्स्ट इक्वेशन कैसे आएगी, दूसरी समीकरण कैसे आएगी, पढ़ते हैं लाइन को। हुज लेंथ बोला है, लेंथ मतलब लंबाई कितनी लेट करी हमने x, तो x लेट कर ली, इक्वल का साइन लगा दो, आगे पढ़ो। हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, विड्थ मतलब ब्रेथ मतलब चौड़ाई, कितनी लेट करी y लगा दो, कितनी ज्यादा है 4 ज्यादा है, सेम सवाल कर चुके हैं। राइट साइड में लगेगा, क्यों लगेगा डिटेल में रीजन बता दिया। इक्वेशन है, इक्वेशन में अगर इस तरफ लगाओगे तो अनबैलेंस हो जाएगा, वैसे ही ये भी हटा दोगे ना आप लोग तो अनबैलेंस है, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी 4 ज्यादा है, इसलिए अपन राइट साइड में लगाते हैं, ठीक है, या उस तरफ लगाते हैं जो वेरिएबल बाद में आता है। बस इतना कॉन्सेप्ट ध्यान रखो आप लोग, राइट साइड में नहीं लगाते, ऐसा ये सही बात नहीं कि राइट साइड में लगाते हैं, नहीं, मैं इधर x लिख, इधर y लिख दूं, इधर x लिख दूं तो फंस जाओगे ना। मैंने कहा उस तरफ लगाते हैं जो वेरिएबल बाद में आता है, वेरिएबल y बाद में आ रहा था, मतलब विड्थ की बात बाद में हो रही थी, इसलिए विड्थ के साथ लगाते हैं। क्लियर है सभी को। आगे देखो इक्वेशन नंबर सेकंड, हम इसको विलोपन विधि से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से कर दे क्या, चलो सब्स्टिट्यूशन से कर देते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो सब्स्टिट्यूशन बोले तो प्रतिस्थापन विधि से करते हैं, तो देखो लिखते हैं यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, इसमें पुट कर रहे हैं भाई, फर्स्ट में x का मान समीकरण किसमें पुट रख रहे हैं, समीकरण 1 में रखने पर x का मान ये रहा y+4, इसमें रख दो, तो दिस इंप्लाइज दैट, कहाँ है समीकरण ये रहा, x की जगह रखो y+4, x की जगह y+4 रखा अपन ने इक्वेशन में, प्लस में y एज इट इज इक्वल टू 36, 1y और 1y हो गया हमारे पास 2y इज इक्वल टू 36 माइनस 4, ये हो गया हमारे पास 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 32, 2 से ये कैंसिल हो गया 16 टाइम्स, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 16 मीटर, y आ गया, एक डायमेंशन आ गई, y मतलब ब्रेथ आ गई, विड्थ आ गई, रेक्टेंगुलर गार्डन की, पार्क की, ठीक है। y की वैल्यू फर्स्ट सेकंड में पुट कर दो, x आ जाएगा, लिख दो यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, y का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख सकते हो आप लोग, तो y x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है 16, 16 है तो 16 प्लस में 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर, ठीक है। लास्ट में एक लाइन लिख सकते हो आप, क्वेश्चन में क्या पूछा है, डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो लिख सकते हो आप लास्ट में देयरफॉर रिक्वायर्ड डायमेंशंस, या नॉर्मल लिख सकते हो डायमेंशंस, देयरफॉर dimensions of rectangular garden are
कौन कौन सी होगी? एक्स हमने लेंथ को लेट किया था तो वो आई अपने पास 20 मीटर एंड 16 मीटर। हिंदी में क्या लिखेंगे? अतः आयताकार भाग की विमाएं 20 मीटर तथा 16 मीटर है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सवाल था भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नोट करो इसको जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6, 7 अपन नहीं करेंगे, मैंने बता दिया रीजन। देखो 6 क्वेश्चन, एक इक्वेशन दे रखी है 2x, इक्वेशन दे रखी है अपने को 2x + 3y - 8 = 0। एक मार्क्स में पूछ लेता है क्वेश्चन, ध्यान से समझना इसको। इसने बोला है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ फॉर्म्ड इज। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब लाइंस, उसकी जो लाइंस है, हमने सीखा था ना कि लाइन जो लीनियर इक्वेशन का जो पेयर होता है उससे स्ट्रेट लाइन बनती है। तो दो स्ट्रेट लाइन कैसी कैसी हो सकती है? पैरेलल हो सकती है, इंटरसेक्ट कर सकती है और कोइंसिडेंट हो सकती है। तो इसने बोला है कि ये इक्वेशन दे दिया, फर्स्ट सिचुएशन बोली है उसने कि इंटरसेक्ट लाइंस हो जाए, इसके लिए एक एग्जांपल दो। दूसरा, एक इक्वेशन दे दिया उसने, अब दूसरा इक्वेशन आप लोगों को बताना है। कंडीशन उसने रख दी कि पहली कंडीशन है कि लाइन इंटरसेक्ट कर जाए। पहली कंडीशन किसके लिए है? लाइंस क्या कर जाए? इंटरसेक्ट, रेखाएं प्रतिच्छेद हो जाएं, लाइन इंटरसेक्ट हो जाए भी। इंटरसेक्ट कब होती है? जब तीनों रेशियो अनइक्वल होते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2 इज नॉट इक्वल। तीनों इक्वल नहीं होते तो कोई सा भी ले सकते हो भाई, हजारों करोड़ों बना सकते हैं, इनफाइनाइट बना सकते हैं। इसके नॉर्मल लिख दो, x + y + 1 = 0, ये इक्वेशन हो गया। आप अपनी तरफ से कुछ भी लगा सकते हो। a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालोगे ना आप इसके, तो तीनों ही सेम नहीं आएंगे, तीनों सेम अनइक्वल आ रहे हैं। अनइक्वल आने का मतलब ये इंटरसेक्ट वाला केस हो गया। ठीक है भाई। सेकंड में उसने बोला इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेद वाला केस हो गया। सेकंड बोला उसने पैरेलल हो जाए भी लाइन, क्या हो जाए? पैरेलल लाइंस हो जाए। अब पैरेलल लाइंस कब होती है? पैरेलल लाइन होती है जब स्टार्टिंग के तो दो बराबर आ जाए लेकिन लास्ट वाले बराबर नहीं आए, तो इनके डबल ले लो। 2 का डबल 4x हो गया, प्लस में इसका डबल 6y हो गया। साइन सेम होने चाहिए, ध्यान रखना। यहाँ 8 है तो यहाँ 9 ले लो, खत्म। स्टार्टिंग के दो तो इक्वल आ जाएंगे, 1/2 1/2 रेशियो आ जाएगा। c1 - 8 और c2 -9, माइनस तो कट जाएगा लेकिन 8/9 आ रहा है। इन दोनों से तो आ रहा है 1/2 1/2, लास्ट में आ रहा है 8/9। तो स्टार्टिंग के दो तो इक्वल है लेकिन लास्ट वाले इक्वल नहीं है। इनफाइनाइट एग्जांपल्स दे सकते हो आप इसके, अनंत दे सकते हो। थर्ड वाला क्या है? थर्ड आपका कोइंसिडेंट हो जाए भी लाइन, क्या हो जाए? कोइंसिडेंट हो जाए मतलब संपाती हो जाए लाइन। ठीक है, संपाती वाला केस बता दो। संपाती कोइंसिडेंट कब होती है? जब तीनों इक्वल हो जाए। तो तीनों को डबल ले लो, 4x प्लस में 6y माइनस का साइन है तो माइनस लेना पड़ेगा, 16 ले लो = 0। सेम इक्वेशन लिख दो, इसका ट्रिपल बना के लिख दो, बात तो एक ही है। ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप लोगों का एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होता है। वीडियो आप लोगों का बहुत ज्यादा लेंथी हो गया, इसलिए हम वन शॉट का पार्ट 1 बना के इसको डालेंगे। पार्ट 2 में आप लोगों की जो एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 रह रही है उसको अपन एक साथ क्लियर कर देंगे, क्योंकि इसमें बेसिक चीजें बहुत सारी थी, उसमें ज्यादा अपने को टाइम थोड़ा लग गया, इस वजह से ये वीडियो जो है वो थोड़ा लंबा हो गया और अपन इस चैप्टर को पूरा इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। लेंथी वीडियो को फिर अपलोड करने में आप लोगों को भी देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए अपन इस चैप्टर का वन शॉट का जो पार्ट 2 है वो बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। ठीक है भाई। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में बताएं, और 3.1 एक्सरसाइज आपको समझ में आई कि नहीं आई वो भी मुझे बताएं। और हाँ, अगर आपको ग्राफिकली मेथड सीखना है, जो बच्चा
आगे जाके मैथ्स लेना चाहता है और ग्राफिकली मेथड सीखना चाहता है तो मुझे कमेंट में बताएं। मैं ग्राफिकली मेथड का भी एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, उसमें 10-15 सवाल अपन ग्राफिकली मेथड से कर लेंगे, सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। चलो भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।